के इस लेक्चर में हम देखेंगे पुनर्जागरण काल में जो भौगोलिक खोजें की गई। भौगोलिक खोजें क्यों की गई, आप सभी को पता है, चूंकि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया था और जो कुस्तुनतुनिया था वो व्यापार के लिए एक मार्ग प्रदान करता था, और जैसे ही तुर्कों का आधिपत्य हो जाता है कुस्तुनतुनिया में, वैसे ही जो यूरोप था या फिर हम अगर इटली की बात करें तो वहां का जो व्यापार था वो बाधित हो जाता है। ठीक है, जब तक आवागमन का साधन नहीं हो पाएगा, आवागमन के लिए हमें रास्ते उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तब तक हम व्यापार कैसे कर पाएंगे। इस स्थिति में क्या हुआ, नए नए मार्गों की खोज की जाने लगी, नए नए जल मार्गों की खोज की जाने लगी। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से देशों की खोज की गई। देशों की खोज का मतलब है वहां के रास्तों की खोज कैसे की गई। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने ये जान लिया कि क्यों ये जो भौगोलिक खोजें की गई थी ये क्यों की गई। अब दूसरी बात आते हैं, अगर हम मध्यकाल की बात करें, देखिए जब ये पुनर्जागरण की चेतना आई, पुनर्जागरण शुरू हो गया, ये टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, तब ये आधुनिक काल का समय आ गया था। आधुनिक काल के पहले था मध्यकाल। अगर हम मध्यकाल की बात करें, हालांकि वो अंधकार युग था, लेकिन अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में इटली का एक व्यापारी था और उसका नाम सुना होगा शायद, मार्को पोलो। ठीक है, उसका नाम था मार्को पोलो, और इसने मध्यकाल से ही, चूंकि ये व्यापारी था तो इसने मध्यकाल से ही यात्राएं शुरू कर दी थी। नए नए मार्गों मतलब नए नए मार्गों से होकर जाता था और फिर वहां से होकर आता था, और वहां की उसके रास्ते में उसके साथ जो जो घटनाएं होती थी, उसका एक्सपीरियंस क्या रहता था, वो सारी चीजें वो आकर के अपने देश में लिख देता था। ठीक है, तो अगर आप कहीं पर जाते हैं, ठीक है, अगर आप कहीं पर घूमने जाते हैं, हम एग्जांपल के लिए बोलते हैं आप इलाहाबाद जाते हैं, ठीक है, इलाहाबाद जाने के मार्ग में आपके साथ क्या क्या हुआ, आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, और फिर इलाहाबाद जाके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये सारी चीजें अगर आप आके एमपी में, अगर आप एमपी के हो तो अगर आप आके एमपी में अपने देश में, अपने क्षेत्र में लिख दोगे वो चीजें, तो वो चीजें कहलाएंगी आपका यात्रा वृत्तांत। जो आपने लिखा वो आपका कहलाएगा यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत, ठीक है। तो इसी प्रकार मार्को पोलो ने भी कई सारे देशों की यात्राएं की और अपने देश में आकर उसने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, और मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत को पढ़ करके बहुत सारे नाविकों को, बहुत से समुद्री यात्रियों को उससे प्रेरणा मिली और वो भी आगे समुद्र की यात्राओं के लिए निकल पड़े। ठीक है, मार्को पोलो था एक व्यापारी जो कि था इटली का। मैंने आपको बोला था कि आप मैप में देख लेंगे, अगर आपके पास एटलस है तो भी सही, अगर एटलस नहीं है तो वर्ल्ड का मैप होगा, तो वर्ल्ड का आप मैप देख लेंगे। यहाँ पर मैंने मैप बना लिया, आपको केवल समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन से महाद्वीप है, कहां पर है। देखिए ये जो मैंने बनाया है ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है यूरोप। यूरोप जो है इतना छोटा सा महाद्वीप है, लेकिन देखिए इतने छोटे से महाद्वीप ने लगभग पूरे विश्व पर उधम मचा कर रखी थी। ये है अफ्रीका, ये है एशिया। देखिए रूस जो देश है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, आपको पता होगा। रूस का कुछ भाग एशिया में भी आता है और रूस का कुछ भाग यूरोप में भी आता है। ठीक है, इसका कुछ भाग एशिया में आता है और कुछ भाग इसका यूरोप में आता है। तो ये है पूरा एशिया, और एशिया में ये अपना भारत, चीन और ये सारी चीजें, और ये आपको दिख रहा है एक कॉन्टिनेंट, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे अगर और नीचे आ जाएंगे ध्रुवीय प्रदेश में तो यहाँ पर है अंटार्कटिका, 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है। अब मैंने आपको बोला था कि आप तुर्की की लोकेशन, इटली की लोकेशन देख लेंगे। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर आपको मिलेगा, ये है अटलांटिक महासागर, जो आपको खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर ये महाद्वीप जो है वो भूमि है। ठीक है, खाली जगह जो दिख रही है वहां पर पूरा जल भरा हुआ है। यहाँ पर सारे महासागर, जो हमारे विशाल 4 महासागर है वो यहीं पर फैले हुए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अफ्रीका और यूरोप के बीच में देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का नाम मैंने कई बार लिया है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा भूमध्य सागर। और जब आप यहाँ पर देखोगे तुर्की में, ये एशिया का भाग है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो भूमध्य सागर में आपको ये दिख जाएगा तुर्की मतलब कुस्तुनतुनिया, और यहाँ पर आपको दिखेगा इटली। ये देखिए, आया समझ में। इटली में एक शहर है वेनिस, और वेनिस का ही मार्को पोलो, जो मैंने व्यापारी का नाम बताया, मार्को पोलो कहाँ का था, इटली के वेनिस का था। 1271
1271 में इटली के वेनिस से मार्को पोलो अपनी यात्रा आरंभ करता है और वह थल मार्ग के द्वारा अपनी यात्रा आरंभ करता है। ठीक है, वो जल मार्ग से होकर नहीं जाता, वो थल मार्ग से होकर जाता है, स्थल से होकर जाता है वो। और जाते हुए वह गोबी मरुस्थल में, देखिए गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया, ये है चीन एशिया में और ये है चीन के जस्ट ऊपर मंगोलिया देश। गोबी मरुस्थल जो है वो चीन और मंगोलिया दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, तो मार्को पोलो जो है ये इटली से चल करके गोबी मरुस्थल से होता हुआ चीन को पहुंचता है। आगे समझ में। अब आप देखेंगे चीन के बगल में छोटे छोटे द्वीप हैं। अब द्वीप क्या होते हैं ये सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप। ठीक है, अगर पहले से थोड़ा बहुत पता है तो बहुत अच्छा है, आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं पता है और मैं अगर आपको यहाँ द्वीप बताने लगूंगी तो फिर वो सही नहीं रहेगा, हिस्ट्री में फिर ज्योग्राफी मिक्स हो जाएगा। तो कई छोटे छोटे द्वीप हैं, बस इतना समझिए कि अगर कोई जलीय स्थान है, ठीक है, हम समुद्र की बात कर लेते हैं, तो जो चीजें जो स्थल खंड उभर जाते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि ये क्या है, समुद्र है और समुद्र का भी तल कहीं पर होगा। ठीक है, अगर कोई तल का भाग, ठीक है, ये ऊपर उठ जाए, ये आपको यहाँ पर छोटा दिख रहा है, ये काफी विशाल होते हैं ये द्वीप। अगर कोई स्थल का भाग ऊपर उठ जाए मतलब जल के काफी ऊपर उठ जाए तो ये कहलाता है द्वीप और इसमें ये इतने विशाल भी होते हैं कि इसमें एक देश भी बस जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जापान क्या है, जापान भी द्वीपों का एक समूह है, कई सारे द्वीप मिलकर जापान का निर्माण करते हैं। जापान का नाम तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पर है कई सारे द्वीप समूह और उन द्वीप समूह का नाम है जापान। मार्को पोलो आता है चीन में, चीन से जाता है ये जापान और जापान के बाद कई सारे यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे द्वीप है और देश है, द्वीप में ही देश बसे हुए हैं। तो कई सारे यहाँ पर देश है, तो उन देशों की यात्रा करते हुए, भ्रमण करते हुए वो यहाँ से और लौट जाता है अपने देश इटली, जाता है थल मार्ग के द्वारा और लौटता कहां से है, जल मार्ग के द्वारा, और आ करके अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है। देखिए 1271 में ये चला जाता है। ठीक है, और आ करके ये अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है। इसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ करके कई सारे नाविकों को प्रेरणा मिली और नाविक भी क्या किए, जल मार्ग की तलाश में, देशों की तलाश में निकल पड़े। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं अफ्रीका, और फर्स्ट पॉइंट डालेंगे आप, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे अफ्रीका और उत्तमाशा अंतरीप की खोज, उत्तमाशा अंतरीप की खोज। ठीक है, डालेंगे अफ्रीका और उत्तमाशा अंतरीप की खोज, फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें डैश करेंगे। मार्को पोलो जो था उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिख दिया। उसके यात्रा वृत्तांत को देखिए, यूरोप में आप यहां पर देखेंगे तो आपको ये दिखेगा पुर्तगाल देश। जो पुर्तगाल देश था, यहाँ के नाविक जो थे वो जल मार्ग को खोजने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे हमेशा। इसीलिए आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहला जो विदेशी आया था वो पुर्तगाली ही थे। वास्को डी गामा भारत आया था सबसे पहले, जो कि एक विदेशी नागरिक था, और कहां से आया था, वो पुर्तगाल से आया था, वो पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, तो पुर्तगाल के नाविक और समुद्री यात्री तो एक्टिव थे ही, पुर्तगाल के जो शासक हुआ करते थे वो भी इन सब चीजों में बहुत रुचि रखते थे। ठीक है, तो जैसे ही इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और इसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा पुर्तगाल के एक शासक हेनरी ने, मैं यहां पर इसको वॉश कर रही हूं, पुर्तगाल का एक शासक था, राजकुमार था हेनरी। ठीक है, हेनरी ने उसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ करके और उसने भी समुद्री मार्ग या जल मार्ग खोजने की इच्छा जताई कि हमें भी जल मार्ग को खोजने या फिर किसी देश को खोजने जाना चाहिए। अब हेनरी क्या करता है, अपने समुद्री बेड़े के साथ चल देता है पुर्तगाल से समुद्री मार्ग की खोज में। ठीक है, ये हेनरी चलता है और आगे आकर के उसको मिलता है अफ्रीका का कुछ भूमि मिल जाती है उसको। ठीक है, मतलब उसको ऐसा लगा कि हाँ, मैंने कोई नई दुनिया या फिर कोई नया क्षेत्र, कोई नया देश हमने खोज लिया। अब आता है इसको, यहां पर अफ्रीका के मिलते हैं 2 टापू। ठीक है, अब इन दोनों टापुओं पर स्पेन का जो राजा था, पुर्तगाल का जो राजा था हेनरी, इन दोनों टापुओं पर कर लेता है अधिकार।
ठीक। अधिकार करने के बाद अफ्रीका के जो अन्य देश थे, देखिए इनका जल मार्ग खोजने का मकसद क्या था? केवल व्यापार करना। ब्रिटिशर्स हमारे भारत में क्यों आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में क्यों आई थी? केवल व्यापार करने आई थी, ठीक है। तो 2 टापुओं पर अधिकार करने के अलावा अफ्रीका के जो अन्य देश थे उसमें इनका व्यापार शुरू हो जाता है। व्यापार शुरू होने के बाद अब इन जगह, ये जो टापू मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये अपना उपनिवेश स्थापित कर लेते हैं। उपनिवेश जैसा कि आप जान ही चुके हो, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। उपनिवेश वे स्थान होते हैं, कहते किसे हैं, जब कोई समृद्धशाली देश अपने कार्य के लिए या अपने लाभ के लिए किसी लिख सकते हैं आप, जब कोई समृद्धशाली देश अपने लाभ के लिए किसी कमजोर देश पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, या फिर कब्जा कर लेते हैं, या अपना अधिकार जमा लेते हैं, ठीक है। तो जिस देश पर कब्जा जमाया जाता है, जिस कमजोर देश पर कब्जा जमाया जाता है, वह कमजोर देश कहलाता है उपनिवेश। इसका मतलब क्या है कि ये जो अफ्रीका के क्षेत्र थे, अफ्रीका के ये जो देश थे, ये बन जाते हैं पुर्तगाल के उपनिवेश। आ गया समझ में? उपनिवेश कई बार यूज होगा, इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जगह जगह यूज होगा। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो और भी ज्यादा यूज में आएगा। ये 3 नंबर में भी पूछ सकता है आपके कि उपनिवेश क्या है, ठीक है। आपको 2 से 3 लाइन में जवाब देना है, तो आप जवाब दे सकते हैं। तो अब क्या करता है, हेनरी यहाँ पर अपना उपनिवेश भी जमा लेता है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि हेनरी ने यहाँ पर केवल इसकी जलमार्ग की खोज नहीं की, ठीक है, ना केवल यहाँ पर इसने व्यापार किया, बल्कि उसने उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी। सबसे पहले उपनिवेश, देखिए इंग्लैंड वालों ने हमारे भारत को भी उपनिवेश बनाया, ठीक है, लेकिन अगर सबसे पहले की बात की जाए कि सबसे पहले किसने उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो ये किया था पुर्तगाल के शासक हेनरी ने। और किसे बनाया था? अफ्रीका के देशों को बनाया था। आ गया समझ में? अब ये क्रम चलता जाता है, अब यहाँ से आना जाना इनका भी अब ये सब लगा रहता है। अब उपनिवेश ही बन गए थे। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद अब पुर्तगाल के जो राजकुमार थे हेनरी, इन्होंने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, ठीक है, इन्होंने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। और इनके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा पुर्तगाल के ही एक नाविक, नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है। हेनरी के ही यात्रा वृत्तांत को पढ़ करके बार्थोलोम्यू डियाज भी प्रेरित हुआ और उसने भी जाने की सोची। अब बार्थोलोम्यू डियाज भी सहायता प्राप्त करके राजकुमार से पुर्तगाल से चल पड़ा, ठीक है, पुर्तगाल से चल पड़ा। अब ये इसने क्या किया कि हेनरी जहां तक गया था, अब सोचा हम उसके आगे तक जाते हैं। अब वो आगे तक गया, कई सारी समस्याएं आई, तूफानों का एक बवंडर सा आ गया, ठीक है, और इन सब तूफानों, समस्याओं, कठिनाइयों को सहते हुए ये पहुंच गया अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर। दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा ऊपर से बना देती हूँ। ये पहुंच गया अफ्रीका के एकदम दक्षिणी छोर पर। ये, ठीक है। अब यहां पर पहुंचने के बाद मैंने बताया कि तूफानों, क्योंकि ये समुद्री एरिया है पूरा, ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर अटलांटिक महासागर, यहां पर है हिंद महासागर, ये पूरा रीजन है प्रशांत महासागर का, ओके। तो अब यहाँ पर पहुंचने के बाद तूफान इन सब के बावजूद ये यहाँ पर पहुंचा और इस जगह का नाम उसने दिया, किसने? बार्थोलोम्यू डियाज ने। इस जगह का उसने नाम दिया तूफानों का अंतरीप। तूफानों का अंतरीप, अंतरीप को इंग्लिश में कहते हैं केप, ठीक है। केप क्या होता है?
देखिए मैंने आपको बताया था, हम मान लेते हैं ये समुद्र है तो इसकी तली भी कहीं ना कहीं होगी, ठीक है, इसका जो आधार है ये कहीं ना कहीं तो होगा। तो इसके आधार का या इसके भूमि का या फिर समुद्र के अलावा यदि हम नॉर्मल भूमि को देखें, यदि हम स्थल भाग को भी देखें तो वह भाग जो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है अन्य भागों की अपेक्षा, भूमि से भी अगर ऊपर उठ जाता है तो उस भाग को कहते हैं हम अंतरिप। इन सब के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, यहाँ पर आप केवल एक ये चीज समझ लें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए अब तूफानों से लड़ करके आया था, इसलिए इसने यहाँ का नाम रख दिया क्या, तूफानों का अंतरिप। और अंतरिप क्या कारण था, क्योंकि जहां पर ये जिस जगह का नाम इसने दिया था तूफानों का अंतरिप, उस जगह में कोई भी जहाज जो अटलांटिक महासागर से होकर यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है पूरा अटलांटिक महासागर, जो भी जहाज अटलांटिक महासागर से होकर यहाँ आते हैं वो इस जगह को पार करने के बाद हिंद महासागर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इस कारण यहाँ पे क्या था, एक अंतरिप सा निर्माण, एक केप का निर्माण हो गया था, इसीलिए इस जगह का नाम बार्थोलोम्यू डियाज ने रख दिया तूफानों का अंतरिप। और फिर उसके बाद इसने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, ठीक है, इसने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और सारी बातें वहां के शासक को बताई। कहाँ के शासक को, पुर्तगाल के शासक को बताई। और फिर उसके बाद पुर्तगाल के शासक ने इस जगह का नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप, ठीक है, या इसी को हिंदी में कहते हैं उत्तमाशा अंतरिप। यहां पर लिख देती हूं, उसी को कहते हैं उत्तमाशा अंतरिप, ठीक है। तो हमेशा ही ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है कि उत्तमाशा अंतरिप की खोज किसने की, ठीक है, या फिर 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 6 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो आ गया समझ में, अफ्रीका की खोज और उत्तमाशा अंतरिप या केप ऑफ गुड होप। उत्तमाशा अंतरिप अगर नहीं सुने होंगे, केप ऑफ गुड होप का नाम तो जरूर सुना होगा, ठीक है। तो किसने की इसकी खोज, बार्थोलोम्यू डियाज ने। तो ये हो गया आपका अफ्रीका और केप ऑफ गुड होप। अब अगला जो हमारा देश है, अगले देश की खोज कैसे हुई, किसने की। देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आप किसी मैप को देखेंगे तो मैप में हमेशा ऊपर की ओर होता है उत्तर, ऊपर की ओर होता है उत्तर दिशा, दक्षिण की ओर होती है, नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा। अगर हम इस साइड खड़े हैं तो हमारे दाहिने हाथ के साइड होगा पूर्व दिशा और हमारे बाएं हाथ के साइड होगा पश्चिम दिशा। आ रहा है समझ में, यहाँ पर होगा उत्तर ऊपर, नीचे होगा दक्षिण, हमारे दाएं साइड होगा पूर्व और हमारे बाएं साइड हो जाएगा पश्चिम। तो अगर अफ्रीका की बात करें तो ये जो तटीय भाग है अफ्रीका का, ये कहलाएगा अफ्रीका का पश्चिमी तट, ठीक है, ये कहलाएगा अफ्रीका का पश्चिमी तट। और पश्चिमी तट की खोज किसने की थी, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने की थी, जहां पर उन्होंने अपना उपनिवेश भी बना लिया था, ठीक है। और केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, ये की थी पुर्तगाल के ही एक नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब चूंकि पुर्तगाल के शासक इतने ज्यादा एक्टिव थे जल मार्गों को खोजने में, व्यापार करने के लिए, यहाँ के नाविक भी थे, अब स्पेन वालों ने भी सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। स्पेन के राजा थे फर्डिनेंड, ठीक है, इनकी महारानी थी इसाबेल। स्पेन के महाराज जो थे, राजा थे वो फर्डिनेंड और महारानी जो थी इनकी, उनका नाम था इसाबेल। इन दोनों से सहायता प्राप्त करके एक नाविक था, उसका नाम था कोलंबस। महाराज फर्डिनेंड और महारानी इसाबेल से सहायता प्राप्त करके कोलंबस जो था, स्पेन का नाविक था, कोलंबस जो था वो निकल पड़ा भारत की खोज के लिए। आ रहा है समझ में, कहां पर निकल पड़ा ये, भारत की खोज के लिए। अब भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। अब यहां से वो निकल पड़ा है भारत की खोज के लिए और इसने कर दी एंट्री अपने अटलांटिक महासागर में। यहां पर कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। अब खोजते खोजते अपने जहाजी बेड़े के साथ वो निकल पड़ा। खोजते खोजते लगभग
33 दिन के बाद 33 डेज, आफ्टर 33 डेज ये पहुंचता है एक नई भूमि पर। खोजते खोजते ये चला जाता है, अब जाना चाहिए इसको इस तरह से, ठीक है, लेकिन ये चला जाता है इस प्रकार से, ये चला जाता है यहां पर और इसको मिल जाती है एक नई भूमि। ठीक, अब ये क्या सोचता है कि ये क्या है, कौन सा देश है, ये भारत है, मैंने भारत को खोज निकाला, परंतु वास्तव में वह भारत नहीं, वह एक नई दुनिया थी। देख लेते हैं, ये पहुंचता है यहां, इसने क्या सोचा कि हमने नई दुनिया भारत को खोज लिया। जब वह और आगे बढ़ता है तो वो सोचता है कि ये भारत तो नहीं है, ये वास्तव में कोई नई दुनिया है, हमने भारत को नहीं वास्तव में किसी नई दुनिया को खोज निकाला है। अब उसी समय इसने जब यहाँ पर खोज कर ली, इसकी यहाँ पर ये पहुंच गया, उसी समय इटली का एक यात्री और उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी, इटली का एक यात्री था और उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी, ये उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी, ठीक है। उसी समय पहुंच जाता है अमेरिगो वेस्पुसी और इस नई दुनिया का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर ही रख दिया जाता है अमेरिका, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे और आप पाएंगे कि अमेरिका को नई दुनिया लिखते हैं लोग, कई सारी बुकों में भी लिखा होगा अमेरिका को नई दुनिया लिखा होगा। तो नई दुनिया, आप ये मत सोचिएगा कि नई दुनिया क्या है, क्या वो बाद में कहीं से टपक पड़ी, ठीक है, अलग से कहीं से नहीं टपकी थी, कोलंबस ने भारत की जगह किसी एक नई दुनिया को खोज लिया था, इस कारण इसे नई दुनिया कहा जाने लगा और इस अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसका नाम हो गया अमेरिका और इस तरह से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की हो गई खोज। तो फर्स्ट पॉइंट आपने डाला था अफ्रीका और उत्तर महासागरीय और सेकंड पॉइंट आप डाल लेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और जो मैंने अभी आपको बताया वो चीजें आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, आपने जान लिया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की खोज कैसे हुई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इनके यात्रा वृत्तांत को पढ़ करके काफी सारे लोग क्या, नाविक जो समुद्री यात्री थे, उन्हें लगा कि हमें भी और ज्यादा करना चाहिए, हमें भी व्यापार करना है, तो हमें भी जलमार्ग खोज निकालना चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए इसी यात्रा वृत्तांत को पढ़ करके पुर्तगाल के एक नाविक और उसका नाम था वास्को डी गामा, उसका नाम था वास्को डी गामा। इसने पुर्तगाल के शासक से सहायता प्राप्त करके, देखिए जो पुर्तगाल के शासक थे वो इन सब चीजों पे इंटरेस्टेड थे, इस कारण नाविकों को बहुत ज्यादा सहायता देते थे वो, ठीक है। तो वास्को डी गामा क्या किया, वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक से सहायता ली, आर्थिक सहायता ली, ठीक है, और अपने जहाजी बेड़े को लेकर के और निकल गया भारत की खोज के लिए। अब वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला और ये पहुंच गया पश्चिमी तटीय अफ्रीका के पश्चिमी तट पर और पश्चिम तट से होते हुए ये पहुंच गया उत्तमाशा अंतरीप। उत्तमाशा अंतरीप मतलब केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। उत्तमाशा अंतरीप जैसे ही पहुंचता है, और मैंने आपको बताया था कि उत्तमाशा अंतरीप जो स्थल है वो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के लिए एक सीमा का कार्य करता है। जैसे ही उत्तमाशा अंतरीप में पहुंचा ये और उत्तमाशा अंतरीप को पार करते ही ये पहुंच जाता है हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर में पहुंचता है और यहां पर है एक देश जंजीबार, जंजीबार होता हुआ यह पहुंच जाता है भारत के पश्चिमी तट पर। और पश्चिमी तट पर भी कौन सा स्थान, चूंकि भारत में पहुंचा है इसलिए यह भी जान लेना आवश्यक है, पश्चिमी तट पर यह पहुंचता है केरल के कलिकट नामक स्थान पर, ओके। तो
तो वास्को डी गामा चलता है और पश्चिमी तट से होते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचता है। यहाँ पर जैसे ये केप ऑफ गुड होप को पार करता है तो पहुंच जाता है हिंद महासागर में, और हिंद महासागर में चल करके जंजीबार होते हुए ये भारत में कलिकट में पहुंच जाता है और अपनी पहली बस्ती बसाने में सफल हो जाता है। आप पढ़ेंगे कि भारत में पहली विदेशी बस्ती किस देश ने बसाई थी या फिर किसने बसाई थी। तो आंसर क्या होगा कि पहली बस्ती वास्को डी गामा द्वारा बसाई गई थी, पुर्तगाल की। आगे समझ में ये हो गया। हाँ, एक चीज और, कोलंबस ने जो प्रयास किया था भारत में पहुंचने के लिए, प्रयास तो किया था, ठीक है, वो नई दुनिया में पहुंच गया, वो बात अलग है, लेकिन एक असफल प्रयास जो किया था कोलंबस ने अमेरिका में पहुंचने के लिए, वही सफल प्रयास, उसका ही भारत में पहुंचने का सफल प्रयास किसने कर लिया? वास्को डी गामा ने, और ये पहुंच भी गया। आगे समझ में, तो आपने क्या देख लिया? अमेरिका की खोज देख ली, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की खोज, और भारत के जलमार्ग की खोज कैसे की गई ये देख लिया। अभी तक आपने देखा अफ्रीका की खोज, फर्स्ट देखा था आपने अफ्रीका की खोज, सेकंड आपने देखा भारत की खोज, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की खोज। फोर्थ पॉइंट आप डालेंगे ब्राजील की खोज। ब्राजील जो कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश माना जाता है, ठीक है, यहाँ पर है ब्राजील। आप मैप पे देखेंगे तो आप देखते हैं ब्राजील का जो जलमार्ग है इसकी खोज कैसे की गई। अब चूंकि आप सभी को पता है कि जो पुर्तगाल के शासक थे वो स्वयं भी जलमार्गों को खोजने के लिए बहुत आगे रहते थे हमेशा, और वहां के जो नाविक थे वो भी हमेशा आगे रहते थे जलमार्गों को खोजने के लिए, ठीक है। तो पुर्तगाल का ही एक शासक था और उसका नाम था मैनुएल, उसका नाम था मैनुएल, ठीक है। मैनुएल जो शासक था इसने एक नाविक को सहायता दी और उस नाविक का नाम था कैब्रल, ठीक है। कैब्रल नामक जो समुद्री यात्री था यह निकल पड़ते हैं ब्राजील की खोज के लिए, किससे सहायता प्राप्त करके? मैनुएल नामक शासक से सहायता प्राप्त करके। अब ये निकल जाता है कैब्रल ब्राजील की खोज के लिए, और ये 1501 में ब्राजील की कर देता है खोज। तो इस तरह से ब्राजील के जलमार्ग की हो जाती है खोज। और अगर बात की जाए ब्राजील की, तो ब्राजील में जो सबसे अधिक सक्सेस देश रहा है, सबसे अधिक जिसने सफलता प्राप्त की है जिस देश में, वो पुर्तगाल ही था, ठीक है। काफी सारी बस्तियां भी रही थी पुर्तगाल की ब्राजील में। तो ये हो गया ब्राजील की खोज। अब अगला पॉइंट आप डालेंगे मैक्सिको की खोज। अगला पॉइंट डालिए मैक्सिको की खोज। मैक्सिको कहां पर है? आप उत्तरी अमेरिका देखेंगे, उत्तरी अमेरिका के इस भाग में आपको मिल जाएगा मैक्सिको। ये है मैक्सिको। विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सबसे ज्यादा चांदी जिस देश में होती है वह देश है मैक्सिको, ठीक है। सबसे ज्यादा चांदी मैक्सिको में ही पाई जाती है। अब बात आती है मैक्सिको के जलमार्ग की खोज की। तो स्पेन का, अब चूंकि कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार हो चुका था, इसलिए दिशाओं का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि हम किस दिशा की ओर चले जाएंगे। तो स्पेन का शासक था चार्ल्स प्रथम, इसने बहुत अधिक कार्य किए हैं। स्पेन का शासक था चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम ने एक टीम तैयार की, एक संघ या एक गुट तैयार किया, ठीक है। और उस गुट का, उस संघ का या उस टीम का जो प्रमुख था उसका नाम था कोटरेज, ठीक। तो कोटरेज के नेतृत्व में एक समुद्री बेड़ा जाता है मैक्सिको की खोज के लिए। अब यह समुद्री बेड़ा निकलता है मैक्सिको की खोज के लिए, तो आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य कुछ छोटे छोटे देश मिलेंगे, ठीक है। इस स्थान को कहते हैं, ये जो देश है इन्हें कहते हैं मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका। तो ये जो संघ जाता है समुद्री बेड़ा, यह मध्य अमेरिका से होते हुए पहुंच जाता है मैक्सिको में। इस प्रकार हो जाती है मैक्सिको के जल मार्ग की खोज। ये मत समझिएगा बिल्कुल भी कि देश नहीं पता था पहले से ही, यहां पर केवल रास्तों की खोज की गई, ठीक है। तो 1519 में हो गई थी मैक्सिको की खोज। आया समझ में? ये हो गया मैक्सिको। अब हम बढ़ते हैं आगे।
दक्षिण अमेरिका का एक देश है और उसका नाम है पेरू। अगला लिख लेंगे पेरू की खोज, यहां पर है पेरू। ठीक है, देख लेंगे आप मैप में, यहां पर है पेरू। अब पेरू की खोज करनी थी। ठीक है, पेरू की खोज के लिए भी आदेश और सहायता किसने दी थी? स्पेन के शासक चार्ल्स प्रथम ने ही दी थी। चार्ल्स प्रथम ने पिंजारो के नेतृत्व में एक संघ तैयार किया। पिंजारो जो संघ था उसका नेतृत्व किया किसने? पिंजारो ने। चार्ल्स प्रथम ने पिंजारो के नेतृत्व में क्या किया? एक संघ तैयार किया और वो संघ अपने समुद्री बेड़े के साथ निकल पड़ा पेरू की खोज के लिए। पहले क्या था? ये पूरा साम्राज्य, ये पूरा क्षेत्र जो था ये कहलाता था पेरुवियन इंडीज। पेरुवियन इंडीज। ठीक है, यह जो समुद्री बेड़ा था पिंजारो के नेतृत्व में ये पहुंचता है पेरुवियन इंडीज और पेरुवियन इंडीज में इंका साम्राज्य को खोज निकालता है। देखिए, इंका जो थी एक जाति थी। इंका जाति ने काफी विशाल साम्राज्य अपना यहां पर बना रखा था पेरुवियन इंडीज में। आगे समझ में, तो पेरुवियन इंडीज में 1530 में पिंजारो के नेतृत्व वाला जो संघ था 1530 में इंका साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी उसको खोज निकालता है। कौन? पिंजारो का संघ। अब जो इंका जाति थी, जो इंका साम्राज्य बसा हुआ था, जो इंका जाति थी वह रहती तो अमेरिका में थी लेकिन वह जाति भारतीय मूल की थी। आ रहा है समझ में? इंका जो जाति थी वो रहती तो अमेरिका में थी, दक्षिण अमेरिका में रहती थी, लेकिन वह भारतीय मूल की जाति थी और उसने काफी विशाल साम्राज्य यहाँ पर फैला रखा था। लगभग उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो 2000 मील में इसका साम्राज्य फैला हुआ था और इसी के साम्राज्य के अंतर्गत एक देश था जिसका नाम था पेरू। आगे समझ में, इस तरह से हो जाती है पेरू की खोज। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट डालेंगे फिलीपींस की खोज। फिलीपींस एक द्वीपीय देश है, द्वीपों में बसा देश है। फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। ठीक है, और फिलीपींस कहां पर है मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, थोड़ा व्हाइट बोर्ड छोटा है, इस कारण यहाँ पर आप देखेंगे आपको छोटे छोटे, आप मैप पे देखिए छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे। ठीक है, कई सारे आपको द्वीप मिलेंगे, यही द्वीप कहलाते हैं फिलीपींस। प्रशांत महासागर में उपस्थित ये देश है। देखिए, चार्ल्स प्रथम देख ही रहे हैं आप, चार्ल्स प्रथम काफी एक्टिव दिख रहा है, स्पेन का शासक था चार्ल्स प्रथम। और एक समुद्री यात्री था पुर्तगाल का, इसका नाम आप कई जगह पढ़ोगे। पुर्तगाल का एक समुद्री यात्री था और उसका नाम था मैगलन। ठीक है, मैगलन ये काफी साहसिक था। ठीक है, इसने बहुत सारे देशों की यात्राएं भी की हैं। तो मैगलन ने जो चार्ल्स प्रथम था, इसने मैगलन को आदेश दिया कि तुम जाकर फिलीपींस देश को खोजो। ठीक है, या फिर आदेश नहीं भी दिया तो इसने किसी भी देश को खोज निकालने के लिए मैगलन को दी सहायता कि तुम जाकर के किसी भी देश को खोजो। अब चूंकि इसको ये भी पता था उस टाइम तक दिशा सूचक यंत्र का इस्तेमाल हो चुका था, दिशा सूचक यंत्र की खोज हो चुकी थी और कई लोगों ने इसका इस्तेमाल भी कर लिया था। मैगलन निकल पड़ता है पुर्तगाल से। ये याद रखिएगा, शासक जिसने सहायता दी थी चार्ल्स प्रथम वो था स्पेन का, लेकिन जिसको सहायता दी गई थी मैगलन को, ये था पुर्तगाल का। मैगलन निकल पड़ता है पुर्तगाल से फिलीपींस की खोज के लिए। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे सहारे यह आ जाता है अफ्रीका के दक्षिणी भाग में। ठीक है, अब दक्षिणी भाग में, और एक इसका विचार था, ये एक चीज जानता था कि पृथ्वी क्या है, गोल है, पृथ्वी गोल है, इसका अनुमान बहुत पहले ही लगा लिया गया था। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं, अगर आप, ये है पूर्वी भाग, ये है पश्चिमी भाग। ठीक है, अगर आप इस चीज को जोड़ दोगे, आप इस छोर को पकड़ो और इस छोर को पकड़ो और दोनों छोर को पकड़ करके और पीछे से जोड़ दो। आगे समझ में, चूंकि ये हमने पूरी पृथ्वी का एक मैप तैयार कर लिया है। अब लेकिन पृथ्वी तो गोल है, तो गोल करने के लिए आप क्या करो, इस छोर को पकड़ो, जैसे ग्लोब में होता है, इस छोर को पकड़ो, इस छोर को पकड़ो और जाके क्या कर दो, मिला दो। आगे समझ में, तो आपका ये छोर और ये छोर मिल जाएंगे।
ठीक है। तो ये और ये आप ये मत सोचिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग है ये बहुत दूर है, क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत दूर दिख रहे हैं। दूर तो है, यहाँ पर बोर्ड में समझ में नहीं आएगा आपको कि ये पास पास है कि दूर दूर है, क्योंकि पृथ्वी इतनी विशाल है। दूर तो है लेकिन यहाँ पर देखने में समझ में आएगा कि बहुत दूर है, लेकिन ये जब घुमा के आप दोनों को मिला दोगे तो दूरी ज्यादा नहीं रहेगी। ये भी प्रशांत महासागर है और ये वही वाला, जहां प्रशांत महासागर का जो जल यहाँ पर है वही प्रशांत महासागर का जल यहाँ इस साइड पर भी है। ठीक है। तो मैगलन को ये चीज तो पता थी कि पृथ्वी गोल है, यदि मैं पृथ्वी के पश्चिम दिशा की ओर चलूं तो मैं जा करके पूर्व दिशा में आ जाऊंगा। ठीक है। यदि वह सोचा कि यदि वह चलता है पृथ्वी के पश्चिम दिशा की ओर तो घूमते घूमते ये पूर्व दिशा की ओर ही आ जाएगा। इसलिए क्या करता है वो, जैसे ही अफ्रीका के दक्षिणी तट पर आता है, यहां से ऊपर से कर देती हूं मैं, जैसे ही दक्षिणी तट पर आता है वैसे ही पश्चिम की ओर जाना ये प्रारंभ कर देता है। ठीक है। पश्चिम की ओर यहाँ पर इसे क्या मिला था, अटलांटिक महासागर मिला था, यहाँ पर अब इसे प्रशांत महासागर मिल जाएगा। प्रशांत महासागर से होते हुए वो देखिए ये है फिलीपींस, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर से होते हुए ये पहुंच जाता है एक देश में जिसका नाम था फिलीपींस, और इस तरह से हो जाती है फिलीपींस की खोज। आ गया समझ में फिलीपींस की खोज कैसे हुई? तो मैगलन ने की फिलीपींस की खोज, और जैसा मैंने बताया कि पश्चिम की ओर चलता है दक्षिण पर आकर के और एक देश को खोज निकालता है, उसका नाम था फिलीपींस। आपका एक प्री क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गया। प्रारंभिक परीक्षा का भी एक प्रश्न आपका यहाँ पर तैयार होता है। क्या प्रश्न? सर्वप्रथम ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया? देखिए लगभग इसने संपूर्ण विश्व की यात्राएं कर ली, पूरा गोल घूम करके पूरी पृथ्वी में भ्रमण कर करके लगभग 3 साल इसने यात्रा की है। 3 साल के बाद ये फिलीपींस को खोज पाया है। ठीक है। तो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बनता है, एक फैक्ट है कि सर्वप्रथम ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने लगभग संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा मैगलन। मैगलन। ठीक है। तो ये हो गए आपके देशों के खोज, जो प्रमुख देशों की खोज की गई थी उस टाइम पर जलमार्गों की, ये हो गया प्रमुख उनकी खोज।